अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आपने कभी सोचा है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको इतना पैनिक क्यों करवाते हैं? क्योंकि जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सामने आता है तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है। अगर आप भी क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से डरते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में ऐसी पावरफुल ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिससे आप कोई भी सर्किट एनालिसिस न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकेंगे, और वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। तो स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं, क्योंकि जो आज सीख लिया वो एग्जाम में डायरेक्ट काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ करंट फ्लोज थ्रू अ कॉपर वायर having 1 centimeter square area of cross section and 10 kilometer length, also calculate the time required by charge carrier to travel from one to another end of the conductor. Free electron density of copper is 8.5 into 10 raised to power 28 per meter cube. आप सोचिए कि एक कॉपर वायर है जो कि 10 किलोमीटर लंबी है और उसमें सिर्फ 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी देर में एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचते हैं? आप कहेंगे बहुत तेजी से, लेकिन सच सुन के आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड अलग होती है। करंट तो सर्किट में ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से प्रोपिगेट करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता ड्रिफ्ट करते हैं। अब ये कैसे होता है, चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमें गिवन ये है कि एक कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वायर की लेंथ 10 किलोमीटर है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 28 पर मीटर क्यूब है और करंट 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में कितनी स्लो स्पीड से मूव करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है I डिवाइडेड बाय NAE। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7.35 इंटू 10 रेज टू पावर -6 मीटर पर सेकेंड। अब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास L है जिसकी वैल्यू है 10 रेज टू पावर 4 और स्पीड हमारे पास 7.35 इंटू 10 रेज टू पावर -6 है। तो टाइम अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 1.36 इंटू 10 रेज टू पावर 9 सेकेंड्स। अब इस टाइम को हमने सेकेंड से ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 year is equals to 365 days multiplied with 24 hours multiplied with 60 minutes multiplied with 60 seconds is equals to 31536,000 seconds। तो अब हम टाइम निकालने के लिए 1.36 इंटू 10 रेज टू पावर 9 को डिवाइड करेंगे 31536,000 पे, तो हमारे पास टाइम अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 43.2 years। तो ये वो टाइम है जो एक चार्ज कैरियर को लगा एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करने के लिए। आप सोचिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन को 43 इयर्स लगते हैं वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, तो बल्ब इंस्टेंट ऑन कैसे हो जाता है? आंसर सिंपल है। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन पानी के पाइप जैसा होता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पुश होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मूव करते हैं जैसे पाइप में पानी का प्रेशर। इसी वजह से लाइट इंस्टेंटली ऑन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इनसाइड द EMF सोर्स हैविंग पोटेंशियल 2 volts एंड टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.02 ohms। सोचिए, एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज सिर्फ 2 वोल्ट है, और अगर उसके टर्मिनल्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाए तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा? ज्यादा, कम या इन्फिनिटी? अगर आपको लगता है कि इतनी छोटी वोल्टेज है तो करंट भी कम होगा, तो आज आपकी फिजिक्स की सोच बदलने वाली है, क्योंकि सिर्फ 2 वोल्ट होने के बावजूद इसमें 100 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। कैसे, चलिए समझते हैं। गिवन डाटा है, बैटरी की वोल्टेज 2 वोल्ट्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.02 ओहम है,
तो ओहम्स लॉ कहता है I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे E और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 100 एम्पेयर्स। तो इस तरह से फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम हमारे पास आ जाएगा 100 एम्पेयर्स। मतलब सिर्फ 2 वोल्ट की बैटरी भी 100 एम्पेयर करंट दे सकती है, लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो बैटरी ओवरहीट हो सकती है, हत्ता कि एक्सप्लोड भी कर सकती है। Question number 3 is calculate the terminal potential of the EMF source if internal resistance of the battery is 10 ohm and current and internal potential are 1 ampere and 10 volt respectively। जी, तो सोचें एक बैटरी है जिसकी EMF 10 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। अब सवाल ये है कि उस बैटरी के टर्मिनल्स पर कितनी वोल्टेज मिलेगी। अगर आप कह रहे हो 10 वोल्ट तो आप गलत हो, क्योंकि रियल लाइफ बैटरीज आइडियल नहीं होती। तो असली जवाब है 0 वोल्ट्स। जी हाँ, 0 वोल्ट्स। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। और आज आप भी ये समझ के जाने वाले हो। देखते हैं कैसे। गिवन डेटा है बैटरी की EMF 10 वोल्ट्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओहम है और करंट 1 एम्पेयर है। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। यहाँ पे E, I और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास वोल्टेज 0 आ जाएगी। मतलब बैटरी की असली पावर उसके अंदर ही खत्म हो गई। ये होता है वोल्टेज ड्रॉप का कॉन्सेप्ट। अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो बाहर आउटपुट 0 भी हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी बैटरी की वोल्टेज कम हो जाए तो सिर्फ चार्ज करने का मत सोचना, समझना कि अंदर रेजिस्टेंस भी बढ़ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है देयर इज अ कॉपर कॉइल हैविंग 2000 नंबर ऑफ टर्न्स with 0.8 millimeter square cross-sectional area. The length per turn is 80 centimeter. Calculate the resistance of the coil. Resistivity of copper is 0.02. जी, तो एक कॉपर कॉइल है जिसमें 2000 टर्न्स हैं। हर टर्न की लेंथ 80 सेंटीमीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन सिर्फ 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर है। अब सवाल ये है कि इस प्योर कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होगा। आप सोच रहे होंगे कि बहुत कम होगा क्योंकि ये कॉपर का बना है, लेकिन क्या आपको पता है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सिर्फ मटेरियल पर नहीं बल्कि उसके साइज और शेप पर भी। तो आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। गिवन डाटा है नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर है, लेंथ पर टर्न 80 सेंटीमीटर है जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.8 के इक्वल हो जाएगी और रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर 0.02 है। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ वायर फाइंड करेंगे जिसका फॉर्मूला है L इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाइड विद लेंथ पर टर्न। यहाँ पे N 2000 है और लेंथ पर टर्न हमारे पास 0.8 है। तो 2000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1600 मीटर्स लेंथ आ जाएगी। अब हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है रो L ओवर A। इस फॉर्मूला में हम रो L और A मींस एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे जिसकी वैल्यू आ जाएगी 40 ओहम्स। मतलब ये छोटा सा कॉपर कॉइल भी 40 ओहम का रेजिस्टेंस दे सकता है। अगर वायर लंबी हो जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और अगर क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अ पीस ऑफ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm. What will be the resistance of magnum wire of 1/3 of the length and 1/3 of diameter if the specific resistance of wire is 30 times that of silver? सोचे एक सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस सिर्फ 1 ohm है। अब उसकी जगह एक मैग्नम वायर यूज करते हैं लेकिन इसकी लेंथ भी कम है और डायमीटर भी छोटा। अब सवाल ये है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। और सुने, इसकी रेजिस्टिविटी सिल्वर से 30 टाइम्स ज्यादा है। तो क्या रेजिस्टेंस बड़ा होगा या छोटा? आइए देखते हैं। गिवन डाटा है सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस 1 ohm है, मैग्नम वायर की लेंथ 1/3 सिल्वर वायर की लेंथ के इक्वल है, मैग्नम वायर का डायामीटर 1/3 सिल्वर वायर के डायमीटर के इक्वल है और मैग्नम वायर की रेजिस्टिविटी 30 टाइम्स ज्यादा है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है
R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। यहाँ पे A की जगह हम पाई आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओहम के इक्वल दिया गया है, जबकि मैग्नम वायर का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैग्नम वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम रो 2, L2 और R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 30 रो 1 मल्टीप्लाइड विद 1/3 L1 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाइड विद 1/3 R1 का स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर 1/9 के इक्वल हो जाएगा। अब 1/3 पे 1/9 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 3 आ जाएगा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रेजिस्टेंस 90 ओहम्स के इक्वल आ जाएगा। जी, तो बस रेजिस्टेंस हो गया 90 ओम। मतलब सिर्फ वायर का मटेरियल चेंज करने, लेंथ और डायमीटर एडजस्ट करने से रेजिस्टेंस 90 गुना बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज इन द 1 ओहम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। जी, तो ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो हर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। अगर आप भी ऐसे न्यूमेरिकल देखते ही टेंशन ले लेते हैं, तो आज मैं आपको एक सिंपल और पावरफुल टेक्निक सिखाऊंगी जो 100% काम करेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सर्किट को पहचानना है। हमारे पास 2 बैटरीज हैं, एक 6 वोल्ट की जो कि लेफ्ट साइड पे है और एक 9 वोल्ट की जो कि राइट साइड पे है, और साथ में 4 रेजिस्टर्स हैं, 3 ओहम, 1 ओहम, 2 ओहम और 3 ओहम। एक इम्पॉर्टेंट बात, हमने 1 ओहम रेजिस्टर में करंट फाइंड करना है। अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले हम 2 लूप्स एज्यूम करेंगे और क्लॉकवाइज करंट मान लेंगे। लूप 1 में करंट I1 फ्लो कर रहा है और लूप 2 में करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो लूप 1 हमने E-A-D-F कंसिडर किया है। यहाँ हम इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो इस इक्वेशन के लिए वोल्टेज इक्वेशन होगी E1 प्लस डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डेल्टा V1 हमारे पास I1 R1 के इक्वल है और डेल्टा V2 इक्वल है I1 माइनस I2 मल्टीप्लाइड विद R2। तो इस तरह से E1 की वैल्यू हम यहाँ पे 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे, R1 की वैल्यू 3 और R2 की वैल्यू 1, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 6 इज इक्वल्स टू 4I1 माइनस I2। अब हम सॉल्व करेंगे राइट लूप को जो कि है BEFCB। तो यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन होगी E2 इज इक्वल्स टू डेल्टा V3 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V4 इज इक्वल्स टू 0। डेल्टा V3 इज इक्वल्स टू I2R3, डेल्टा V2 इज इक्वल्स टू I2 माइनस I1 मल्टीप्लाइड विद R2, और डेल्टा V4 है I2 मल्टीप्लाइड विद R4। तो यहाँ पे EMF 2 की वैल्यू आ जाएगी 9, R3 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू है 1, R4 की वैल्यू है 3। तो इस तरह फाइनल इक्वेशन इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी I1 इज इक्वल्स टू 6I2 माइनस 9। जी, तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिसके बाद हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी 1.826 एम्पेयर्स। अब I2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में यूज करके I1 फाइंड करेंगे। तो जब हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, हम I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे I1 और I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो इस तरह फाइनल करंट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.13 एम्पेयर्स। बात सिंपल सी है, 1 ओहम रेजिस्टर में करंट होगा सिर्फ 0.13 एम्पेयर। मतलब अगर आप बेसिक किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करना सीख लो तो ऐसे न्यूमेरिकल मज़ेदार हो जाते हैं। बस प्रैक्टिस करते रहें और एक दिन आपको भी लगेगा कि फिजिक्स इजी है। जी, तो स्टूडेंट्स देखा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी एक इंटरेस्टिंग पजल की तरह लगते हैं। सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से कुछ नहीं होता, समझना पड़ता है और लॉजिक अप्लाई करनी पड़ती है। और याद रखिएगा, फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं बल्कि हम उसे डिफिकल्ट बना देते हैं। जब एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो चाहे फेडरल बोर्ड का पेपर हो या किसी भी बोर्ड का, आप हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जीरो कन्फ्यूजन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। जितना सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे।
फिजिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक स्किल है जो जिंदगी भर काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।